अगर तुम्हें खुद का पर्सनालिटी टाइप के बारे में नहीं पता है तो खुद के बारे में इसका मतलब नहीं पता है। और ये जो पर्सनालिटी टाइप है ये एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम लोग इस बारे में नहीं जानते हैं तो ये हमारा माइंड को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कर सकता है। और इसके साथ हम लोग जो भी काम करने जाएंगे, क्यों डिसीजंस ले रहे हैं, कैसे डिसीजंस ले रहे हैं, ये सारे चीज़ के बीच में कोई तालमेल नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, रॉन्ग डिसीजंस मेकिंग रहेगा और कुछ अनकॉन्शियस टेंडेंसीज रहेगा लाइफ के बारे में जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं चलेगा। तो पर्सनैलिटी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। और पर्सनैलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देयर आर 3 मेन थ्योरीज, 3 अलग अलग थ्योरी है। और हर एक थ्योरी से मल्टीपल पर्सनैलिटी टेस्ट का जो मॉडल है, कैसे हम लोग पर्सनैलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, इसका अलग अलग मॉडल निकलता है। मतलब थ्योरी 1 उससे 3-4 अलग अलग मॉडल निकल के आता है जब हम लोग उसको अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली, पर्सनैलिटी टेस्ट कैसे करना है। थ्योरी 2 से और कुछ 3-4 निकल के आता है। थ्योरी 3 से भी कुछ अलग अलग मॉडल्स निकल कर आता है जब हम लोग प्रैक्टिकली उसे अप्लाई करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले पर्सनैलिटी के बारे में, पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, क्यों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग जानेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट कितना टाइप्स का होता है, उसमें से सबसे अच्छा कौन सा है, कैसे हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ के बारे में। और सबसे लास्ट में जानेंगे हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट करने के बाद जो वो क्या है। हम लोग आज देखेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगे आज, जो बहुत सारे पिक्चर कार्ड से, बहुत सारे इंक बोर्ड से, उसके वो सारे चीज़ के थ्रू हम लोग आज पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगे। करने के बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा पर्सनैलिटी क्या है। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कैसे खुद को टेस्ट करना है। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है, लेकिन आज मैं बहुत ही आसान तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुद्र हमदान विश्वास एंड वेलकम टू यूटोपिया एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए, सबसे पहला आपको एक चीज़ समझना होगा कि पर्सनैलिटी टेस्ट 3 अलग अलग टाइप का थ्योरी से, वो 3 जो अलग अलग टाइप का थ्योरी से, वो 3 थ्योरी से अलग अलग टाइप का पर्सनैलिटी टेस्ट निकल कर आता है। नाउ सबसे पहले हम लोग को 3 थ्योरी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे जो अलग अलग पर्सनैलिटी टेस्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। ओके, सबसे पहला थ्योरी क्या है? सबसे पहला जो थ्योरी है उसे हम लोग कहते हैं पेन थ्योरी, PEN, एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है क्या? साइकोटिसिज्म, एक्सट्रावर्शन और न्यूरोटिसिज्म, PEN। ये है एक ट्रेट थ्योरी। जो बायोलॉजिकल स्टडी होता है उससे सबसे पहले हमारे अंदर ट्रेट थ्योरी आता है। नाउ ट्रेट थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है जहां पर हमारा जो नेचर है, जो क्वालिटीज है, वो फिक्स्ड है, वो चीज़ हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते। ये है ट्रेट थ्योरी का मेन पॉइंट। तो ये चीज़ जब कोई एक डॉक्टर अपना पेशेंट को बताता है तो वो बहुत ही घटिया सुनने लगता है, क्योंकि आपको कुछ ट्रेट है, आपका कुछ पर्सनैलिटी क्वालिटीज है जो आप कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ सुनने के बाद पेशेंट का मूड ऑफ हो जाता है या फिर वो ज़्यादा होपलेस फील करते हैं। तो ट्रेट थ्योरी का मानना यही है कि जन्म से टाइम से ही, जब हम लोग जन्म लेते हैं तब से ही हमारे अंदर कुछ ऐसा इंस्टिंक्ट या फिर कुछ ऐसा चीज़ रहता है जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो वो हो गया ट्रेट थ्योरी, ठीक है। उसका एक एप्लीकेशन है जिसे हम लोग कहते हैं पेन, साइकोटिसिज्म, एक्सट्रोवर्शन और न्यूरोटिसिज्म। ना ये जो साइकोटिसिज्म है, इसका मतलब है क्या? इस चीज को अप्लाई करके हम लोग अलग अलग पर्सनैलिटी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे एक हो गया क्या? MMPI टेस्ट। ओके, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। MMPI टेस्ट क्या होता है, कैसे आप खुद का पर्सनैलिटी टेस्ट कर सकते हो। दूसरा जो चीज आता है थ्योरी, उसे हम लोग कहते हैं क्या? साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी का मतलब यही है कि सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल गुस्ताव जूंग, जैक लैकान, ये सारे, और उनका जो थ्योरी से, उस चीज से बाद में बहुत सारे स्कॉलर्स खुद का अलग अलग थ्योरी निकाला है और उसको अप्लाई किया है मेडिकल साइंस में, क्लिनिकल लेवल पर अलग अलग तरीके से। तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं कुछ टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? प्रोजेक्टिव टेस्ट। ओके, तो दूसरा थ्योरी क्या है? साइकोएनालिटिक थ्योरी। उसमें से निकलकर आया हुआ जो टेस्ट है वो क्या है? प्रोजेक्टिव थ्योरी। फ्रॉइड जिस तरीके से हमारा जो मेंटल इलनेस है या फिर मेंटल लाइफ है उसे डायग्नोसिस करता था, वो बिल्कुल अलग है।
ठीक है। वो उसका जो प्योर फॉर्म है फ्रॉइड एग्जैक्टली जैसे करता था उस फॉर्म में आज कोई प्रैक्टिस नहीं करता, क्योंकि उसमें बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है, बहुत मतलब डिसिप्लिन होना पड़ता है, बहुत ही डिफिकल्ट है वो प्रोसेस। लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर उसे चेंज करके सिंप्लीफाई करके आज अलग अलग टेस्ट आता है। जो सारे टेस्ट को हम लोग कहते हैं क्या, प्रोजेक्टिव टेस्ट, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे कैसे हम लोग प्रोजेक्टिव टेस्ट कर सकते हैं खुद का पर्सनैलिटी जानने के लिए। तीसरा जो थ्योरी आता है उसे हम लोग कहते हैं कि इंटरपर्सनल थ्योरी। नाउ ये जो इंटरपर्सनल थ्योरी है एक ऐसा एक थ्योरी है, यहां पे ऐसा माना जाता है कि मेरा पर्सनैलिटी मतलब पूरा मेरा नहीं है। मेरा पर्सनैलिटी हमेशा डिपेंड करता है मेरा दूसरों के साथ रिलेशन क्या है उसके ऊपर। मेरा मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशन क्या है, मेरा मेरे हस्बैंड या वाइफ के साथ क्या रिलेशन है, मेरा मेरा रिलेटिव्स के साथ क्या रिलेशन है। अर्थात इसका मतलब ऐसा है कि दूसरे इंसान के साथ हमारा जो रिलेशन है उस रिलेशन के बीच में से पर्सनैलिटी निकल के आता है। अलग से सेपरेटली एक इंडिपेंडेंटली मेरा अलग से ऐसा कोई पर्सनैलिटी नहीं है जो इस रिलेशन के बाहर एग्जिस्ट करता है, जो बिल्कुल ही इस रिलेशन से एक डिवोर्स पर है, एक डिवोर्स में एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि इंटरपर्सनल थ्योरी। ये जो इंटरपर्सनल थ्योरी है इसमें से जो सारे चीज निकल कर आता है, जैसे एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं जोहारी विंडो कॉन्सेप्ट। ये जो जोहारी विंडो कॉन्सेप्ट है एक अलग टेस्ट है पर्सनैलिटी का। उस टेस्ट के बारे में हम लोग आज इस वीडियो पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत मैं उसका एक इंट्रोडक्शन, एक बेसिक चीज आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जोहारी विंडो में हम लोग ये देखते हैं, जो इंटरपर्सनल थ्योरी है उसमें हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि दो चीज है, एक है सेल्फ कॉन्सेप्ट और दूसरा है सेल्फ स्टीम। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूं, और सेल्फ स्टीम के बारे में मतलब क्या है, मैं खुद के बारे में क्या फील करता हूं। अगर समझो कि मैंने कोई पार्टी में गया या फिर कोई फ्रेंड्स के साथ घूमने गया, चाय या कॉफी पी रहा था, लेकिन मैंने फिर चाय या कॉफी मेरे टी शर्ट पर गिरा दिया, फिर सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं या फिर कुछ लोग मजाक बना रहे हैं, ठीक है, हंस रहे हैं, तो उस टाइम पर मुझे ऐसा फील होगा कि अरे मैं तो बहुत ही स्टूपिड सा हूं, एक मतलब स्मार्टली नहीं रह सकता, मतलब सोशल सिचुएशन में एंग्जाइटी हो जाएगा। ये जो खुद के ऊपर खुद के डायरेक्शन में जो फीलिंग्स है, वो जो फीलिंग्स वो है सेल्फ स्टीम। उस मोमेंट पर या फिर उसके बाद हम लोग कितना जल्दी खुद के बारे में गुड फील कर सकते हैं कि एक छोटा सा बात था, इतना ज्यादा सोचने की कुछ चीज नहीं है। ये सारे सोच, जो सारे थॉट्स है, ये हो गया सेल्फ कॉन्सेप्ट। उस चीज के बारे में हम लोग बाद में जाके घर चलाया मैं, अब मैं सोच रहा हूं क्या मैं ऐसा हूं, क्या मैं हमेशा से ऐसा करता हूं, सारे सोशल सिचुएशन में मैं ऑकवर्ड फील करता हूं, दूसरे इंसान मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या हो जाएगा, अब तो मेरा रेपुटेशन ही बर्बाद हो गया। जो सोच रहा हूं ये हो गया क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट, और जो फील किया था, जो सेंसेशन हुआ था बॉडी में उस टाइम पर, वो हो गया क्या सेल्फ स्टीम। जिस इंसान का सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत हाई है, मतलब वो खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, खुद को बहुत स्मार्ट समझता है, प्रैक्टिकल डिसीजंस ले सकता है, ठीक है, मिस्टेक ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा। और सेल्फ स्टीम का मतलब है जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई है, मतलब जो कोई नेगेटिव इमोशन से बहुत जल्दी निकल सकता है। अगर कोई दूसरा इंसान मेरे बारे में कुछ बुरा बोल रहा है, बुरा भला बोल रहा है, तो मैं उससे इफेक्टेड नहीं हो रहा हूं, बहुत जल्दी ही उस चीज से निकल कर मैं खुद के बारे में गुड फील कर सकता हूं। मुझे पता है कि मैं क्या हूं, एक क्लैरिटी होना, मुझे खुद को एक सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन, अगर मैंने कोई मिस्टेक किया तो उसे मैं फॉरगिव कर सकता हूं, ये हो गया सेल्फ स्टीम। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ स्टीम, ये दोनों चीज कहां पे आता है, इंटरपर्सनल थ्योरी के अंदर आता है। और इस थ्योरी से निकल कर आया हुआ एक थ्योरी है जिसे हम लोग प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, जिसके हम लोग कहते हैं जोहारी विंडो, जिसके बारे में हम लोग कोई दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो 2 नंबर जो हम लोग थ्योरी के बारे में डिस्कस किए थे वो था क्या, साइकोएनालिटिक थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड, जयूंग, वो सारे उनसे निकल कर आया हुआ बहुत सारा प्रैक्टिकल क्लिनिकल जो एप्लीकेशन है, उसमें हम लोग देख सकते हैं क्या, प्रोजेक्टिव टेस्ट, पर्सनालिटी, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो डिस्कस किया ट्रेट थ्योरी, जो बायोलॉजी से निकल कर आया हुआ थ्योरी है, तो हमारे अंदर कुछ ऐसा ट्रेट से, ऐसा क्वालिटी से जिसे हम लोग लाइफ लॉन्ग सस्टेन करना होगा, जिसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ओके, अब आते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन पर, दूसरा सवाल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट। नाउ पर्सनालिटी टेस्ट, सारे जो टेस्ट है वो सारे टेस्ट को हम लोग 2 अलग अलग तरीके से जज कर सकते हैं कि वो टेस्ट अच्छा है या अच्छा नहीं है।
जिस दोनों जो पैरामीटर से हम लोग देखते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या, एक हो गया जिसे हम लोग कहते हैं टेस्ट रिलायबिलिटी और दूसरा हो गया जिसे हम लोग कहते हैं क्या, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। नाउ टेस्ट रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, जब भी हम लोग कोई भी टेस्ट करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, तो वो टेस्ट कितना रिलायबल है, कितना कॉन्सिस्टेंट है। आज मैंने तुम्हारा एक टेस्ट किया, पर्सनालिटी तुम्हारा क्या है, और एक वीक बाद दोबारा एक टेस्ट किया ना, दोनों टेस्ट में अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप का पर्सनालिटी लग रहा है। तो इसका मतलब जिस प्रोसेस से मैं टेस्ट कर रहा हूं उसमें कुछ गलती हो सकती है, कुछ गड़बड़ी रह सकती है। जैसे आज मैंने तुम्हारा ब्लड टेस्ट किया, फिर शाम को जाकर दोबारा ब्लड टेस्ट किया, तो इतना जल्दी वो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही जो साइकोलॉजी, जो पर्सनालिटी टेस्ट है, उसे अगर बहुत जल्दी वो चेंज हो रहा है, मतलब उस टेस्ट का जो प्रोसेस है उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कि टेस्ट रिलायबिलिटी। वो टेस्ट कितना रिलायबल है, कितना कॉन्सिस्टेंट है, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, 1 मंथ बाद कर रहे, 2 मंथ बाद, तो कितना कॉन्सिस्टेंटली सेम रिजल्ट शो कर रहा है वो टेस्ट, इसे हम लोग कहते हैं क्या, रिलायबिलिटी। दूसरा जो पैरामीटर है उसे हम लोग कहते हैं प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। मतलब कोई मैंने टेस्ट किया किसी इंसान का, कोई पेशेंट का, कोई भी इंसान का, या फिर कोई भी डॉक्टर टेस्ट कर रहा है अपना पेशेंट का, साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहा है, तो उस टेस्ट के बाद उस डॉक्टर को एक चीज पता होना चाहिए, क्या उसका सिम्टम बाद में फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। वो जो सिम्टम क्या होगा उससे पहले से प्रेडिक्ट कर पाना, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। कितना सही तरीके से, कितना एक्यूरेटली हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि इस इंसान का जो पर्सनैलिटी है, इसके साथ ऐसा चीज होने का चांसेस ज्यादा है, या फिर इस इंसान का ऐसा सिम्टम बाद में आएगा। जैसे अगर कोई इंसान का हम लोग लीवर टेस्ट करते हैं, लीवर के मतलब अगर लीवर फंक्शन टेस्ट किया तो लीवर में कुछ डैमेज निकला, तो इसका मतलब हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि इस इंसान का डाइजेशन में प्रॉब्लम रहेगा, मतलब अच्छी तरीके से खाना जो डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रॉब्लम रहेगा, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, गैस्ट्रिपिटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसका एक सिम्टम के बारे में हम लोग पहले से बता सकते हैं, ऐसा हो रहा है, उन्होंने नोटिस नहीं किया, या फिर ऐसा होने वाला है बहुत जल्दी ही क्योंकि उसका टेस्ट में वो चीज़ आया है, तो वो हम लोग पहले से बता सकते हैं। सिमिलरली जब हम लोग कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, किसी का पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, तो उस टेस्ट के बाद हम लोग पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका कोई ना कोई एक सिम्टम ऐसा रहेगा। इसे हम लोग कहते हैं वो कितना एक्यूरेटली हम लोग कर सकते हैं, वो हो गया प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। तो कोई एक पर्सनालिटी टेस्ट है, उसका अगर रिलायबिलिटी हाई है और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी लो है, मतलब वो अच्छा टेस्ट नहीं है। कोई एक टेस्ट है, उसका प्रेडिक्टिव वैलिडिटी हाई है लेकिन रिलायबिलिटी लो है, तो वो अच्छा टेस्ट नहीं है, या फिर दोनों ही लो है, मतलब वो बहुत ही बुरा सा टेस्ट है। जब प्रेडिक्टिव वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों चीज ही हाई है, तब हम लोग जाके कह सकते हैं कि ये एक अच्छा पर्सनालिटी टेस्ट है। जिस प्रोसीडियर से, जिस मेथड से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, वो एक अच्छा टेस्ट है। एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करता हूं। समझो कि मैंने किसी इंसान का वेट मेजर किया, फिर देखा उसका वेट है 70 केजीज, ओके 70 केजी। नाउ उसके बाद मैंने कहा कि तुम्हारा पर्सनालिटी है 70 केजी इंसान जैसा, तुम्हारा पर्सनालिटी क्या है नहीं 70 केजी इंसान जैसा। अब तुम 2 घंटे बाद या फिर 1-2 दिन बाद दोबारा से टेस्ट किया, तो मैंने कहा कि हाँ तुम्हारा पर्सनालिटी सेम है, अभी वेट कितना है 70 केजी, ओके, तो 70 केजी तुम्हारा पर्सनालिटी है, 70 केजी इंसान जैसा, जितना भी 70 केजीज के इंसान है उनकी तरह तुम्हारा पर्सनालिटी है। नाउ ये चीज कॉन्सिस्टेंट है, ये चीज रिलायबल है, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा बहुत जल्दी से, क्योंकि हमारा वेट भी बहुत जल्दी चेंज नहीं होता, 1-2 दिन के अंदर चेंज नहीं हो जाता, मतलब कुछ मंथ्स लगते हैं उसे चेंज होने में, उसमें कुछ डिफरेंस आने में। तो ये रिलायबल है, अलग अलग टाइम पर हम लोग कर रहे हैं तो टेस्ट रिलायबल है, ठीक है। लेकिन ये प्रेडिक्टिव वैलिडिटी नहीं है, मतलब हम लोग पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उस इंसान का साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होने वाला है, किस टाइप का मिस्टेक्स को करने वाला है अपने फ्यूचर में, ठीक है। तो रिलायबल तो हो गया लेकिन प्रेडिक्टिव वैलिडिटी नहीं है। अब और ऐसा कोई टेस्ट हो सकता है जिसका प्रेडिक्टिव वैलिडिटी तो बहुत हाई है, लेकिन जैसे मैंने ऐसा कह दिया कि तुम्हारा एंग्जाइटी सिम्टम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब तुम बहुत जल्दी ही एंग्जाइटी आ जाते हो, तो हाँ ये सही बात है, उस इंसान को लगा हाँ मेरा तो बहुत जल्दी जल्दी एंग्जाइटी होता है, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी बहुत हाई है लेकिन रिलायबल नहीं है, क्योंकि हर दूसरे इंसान को तो एंग्जाइटी होता है, मतलब ये तो फेक स्टेटमेंट है, कोई भी इंसान का एंग्जाइटी आजकल हाई रहता है, तो उसके लिए कुछ रिलायबिलिटी रहने की जरूरत है, ठीक है। मतलब जो टेस्ट 2 साल बाद या फिर 1 साल बाद करेंगे तो कुछ रिलायबल चीज रहेगा, तो दोनों चीज जब हाई होता है तब हम लोग उसे कहते हैं कि अच्छा मेजर या फिर अच्छा एक टेस्ट है साइकोलॉजिकल। तो ये हो गया प्रेडिक्टिव वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। अब हम लोग आएंगे
एक दूसरा चीज पर, वो है दो डिफरेंट टाइप का टेस्ट होता है। एक टेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, और दूसरा एक टेस्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। अभी ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब एक ऐसा टेस्ट जहां पर हम लोग मेजर कर सकते हैं मैथमेटिकली, जैसे हमारा हाइट, हमारा वेट, हमारा ब्लड टेस्ट, शुगर लेवल, ये सारी चीज हम लोग नंबर्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं, प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं। लेकिन कोई इंसान का पर्सनैलिटी क्या है, उसके बगल में एक नंबर देना, उसको लेबल करना, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है। कुछ ऐसा टेस्ट प्रोसीड्योर है, ऐसा कुछ मेथड है जिसके थ्रू हम लोग ये चीज कर सकते हैं। उस टाइप का जो टेस्ट है उसे हम लोग कहते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट में क्या किया जाता है, हम लोग बहुत सारा इंसानों का डेटा निकालते हैं, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सवाल पूछते हैं उनसे, फिर हम लोग उनका डेटा निकालते हैं, फिर देखते हैं सारे इंसान का एवरेज क्या है, साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स है, अगर उसका हेट्रेड है, एंगर है, सोशल एंजाइटी है, या फिर सेल्फ परसेप्शन जो भी है, वो कितना एवरेज कितना है। फिर हम लोग कोई इंसान का समझे 1000 लोगों का हम लोगों ने टेस्ट किया, फिर वो सारे 1000 लोगों में से एवरेज निकाला हम लोग। फिर देखते हैं कोई एक पेशेंट आया, उस पेशेंट को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो एवरेज है उस पेशेंट का एवरेज से लो है या फिर हाई है। हम लोग इस तरीके से उस पेशेंट का पोजीशन क्या है, उसका साइकोलॉजिकल जो सिचुएशन वो क्या है, उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोसाइटी का जो एवरेज है उससे कितना हाई है, कितना डिस्टेंस पर है, कितना लो है, या फिर उसकी तरह है, सोसाइटी के साथ मेल जोल खाता है, एवरेज की तरह है। तो इस टाइप का टेस्ट को हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट। जो सारे टेस्ट जैसे MMPI-2 टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, बिग 5 टेस्ट जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, वो है क्या? एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट के कुछ ड्रॉबैक है। ये बहुत ही स्ट्रक्चरल टेस्ट है। इस टेस्ट को हम लोग, इस टेस्ट के थ्रू हमारा माइंड के अंदर बहुत ही डीपर लेवल पर, डेप्थ साइकोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं, वो सारी चीज नहीं जान सकते। हमारा अनकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर कोई ट्रॉमा है तो उस चीज को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिव टेस्ट के थ्रू, या फिर उसे अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते। लेकिन ये टेस्ट प्रेडिक्टिव वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों में बहुत ही हाई है। ठीक है, और इस टेस्ट को ज्यादातर सिचुएशन में बहुत सारा इंश्योरेंस कंपनीज यूज करते हैं। जब कोई मिलिट्री एग्जाम होता है, स्पेशली USA में डिफरेंट मिलिट्री एग्जाम में इस टेस्ट को यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी से, बहुत ही एक्यूरेटली हम लोग मेजर कर सकते हैं दूसरे इंसान को। ठीक है, लेकिन डायग्नोसिस करने के लिए, कोई डिजीज को सॉल्व करने के लिए इस टेस्ट में ज्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें से बहुत हेल्प होता है, लेकिन इसका भी कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर जो ट्रॉमा है, जो तुम्हारा लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो तुम्हारा बहुत ही अनकॉन्शियस माइंड का डेप्थ में एग्जिस्ट करता है, वो तुम्हारे लिए यूनिक है। वो कोई सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, जो हिस्ट्री है, उससे तालमेल खाने वाला चीजों में से हम लोग उसमें मेजर नहीं कर सकते। उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हम लोग इस चीज को समझ नहीं सकते। बहुत ही यूनिक होगा। उस यूनिक चीज को समझने के लिए तुम्हें समझना होगा, तुम्हारा पर्सनालिटी को डीपली एनालिसिस करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट। अब हम लोग आएंगे दूसरा चीज पर, जो क्या है? प्रेडिक्टिव, जो है प्रोजेक्टिव टेस्ट। ना, ये जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है क्या है? जहां पर हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल जो डेप्थ साइकोलॉजी है उसको यूज करते हैं करके दूसरा इंसान का जो सिम्टम्स है या फिर जो भी साइकोलॉजिकल ट्रेट्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसको हम लोग बहुत सारे अलग अलग पिक्चर कार्ड्स दिखाते हैं, या फिर बहुत सारा टेस्ट करने के थ्रू जो भी उसका जो ड्रीम्स है उसको एनालिसिस करते हैं। करने के थ्रू उस इंसान का माइंड के बहुत ही डीपर लेवल पर क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर इंटरप्रिटेशन का काम चलता है। जो डॉक्टर है उसको, जो पेशेंट है उसका जो भी डेटा आया है उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे अगर कोई एक पेशेंट है, अगर कोई एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास एक पेशेंट आया ना, डॉक्टर ने एक पिक्चर उसको दिखाया है। ठीक है, ना पेशेंट उसका कॉन्शियस माइंड है कि अनकॉन्शियस माइंड है? अनकॉन्शियस माइंड में क्या है, पेशेंट को खुद को भी पता नहीं है, डॉक्टर को भी पता नहीं है। तो उसके पास कुछ पिक्चर कार्ड्स होता है डॉक्टर के पास, जो पिक्चर कार्ड्स डॉक्टर दिखाता है और जो अनकॉन्शियस माइंड में है वो प्रोजेक्ट करता है उस पिक्चर कार्ड के ऊपर, उसके बारे में कहता है मेरा ऐसा लग रहा है, एक स्टोरी बताता है, या फिर इससे ऐसा चीज याद आ रहा है, बचपन में तो ऐसा हुआ था। उस पिक्चर को देखने के बाद कहता है, लेकिन उस पिक्चर का एक्चुअल में कोई मतलब नहीं रहता। ऑब्जेक्टिवली
मैथमेटिकल इसका कोई मतलब नहीं है, एक वेग टाइप का पिक्चर है। लेकिन वेग जितना होगा वो जो पेशेंट है वो अपना कॉन्शियस माइंड से उसको उसके बारे में कुछ कह नहीं पाएगा ज्यादा कुछ। फिर अनकॉन्शियस माइंड में जो रहेगा वो सारे चीज कॉन्शियस माइंड में आने की कोशिश करता है हर वक्त। ओके, लेकिन हमारा माइंड के अंदर एक चीज होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेंसर, वो उस चीज को रोक डालता है, कॉन्शियस माइंड में आने नहीं देता। वो सारे चीज निकलने की कोशिश करता है, तब वो ढूंढता है बाहर की दुनिया में कौन सा ऐसा चीज है जहां पर खुद को प्रोजेक्ट कर सके। अगर हम लोग कोई एक लाइट है तो हम लोग अगर ऐसे टॉर्च लाइट को यूज करते हैं तो हमारा जो हाथ है इसका प्रोजेक्शन वॉल पर पड़ता है। ऐसे ही तो अनकॉन्शियस माइंड के प्रोजेक्ट करता है उस पिक्चर के ऊपर, और जो भी प्रोजेक्ट कर रहा है वो चीज और अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज है वो दोनों अलग होगा। डॉक्टर का काम है उसका जो प्रोजेक्शन है उसको समझकर, उसको एनालिसिस कर उसको इंटरप्रेट कर इस अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना, और फिर वो सारे डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड तक लेके आना उस पेशेंट को हेल्प करने के लिए। ओके, तो ये हो गया एक अलग टाइप के पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, बहुत ही हार्ड वर्क की जरूरत होता है, और इस ज्यादातर सिचुएशन में डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है उसका कितना ट्रेनिंग है, कितना एजुकेशन है, कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, इस सारे चीज के ऊपर। और ये बहुत ही हाईली ट्रेंड लोग ही कर सकते हैं, कोई भी इंसान प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं कर सकता। प्रोजेक्टिव टेस्ट बहुत सारे टाइम पर थोड़ा बहुत वेग होता है, मतलब उसको हम लोग ऑब्जेक्टिवली समझ नहीं सकते, सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट दोनों के बीच में एक पर्सनल रिलेशनशिप की तरह होता है। ठीक है, और इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को 6 महीने लग सकता है, किसी को 2 साल भी लग सकता है। ठीक है, और उसके बाद जाके क्योर हो सकता है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट और प्रोजेक्टिव टेस्ट। ना जो हम लोग को 3 जो थ्योरी कहा था, 3 अलग अलग जो थ्योरीज के बारे में बात किया था, हर एक थ्योरी से हम लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट आता है। तो सबसे अच्छा जितना टेस्ट है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, हम लोग कैसे खुद को टेस्ट कर सकते हैं। हम लोग 2 एग्जाम्पल लेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट का और 2 एग्जाम्पल लेंगे प्रोजेक्टिव टेस्ट का। क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद जानेंगे सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा है। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव टेस्ट में एक टेस्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, MMPI टेस्ट। ओके, पर्सनालिटी असेसमेंट, जो जिसमें हम लोग ट्रू और फॉल्स को सिलेक्ट करना होता है। जैसे एक टेस्ट का मैंने एक सवाल दिया, यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ने के बाद जो पेशेंट है उसे ट्रू या फिर फॉल्स कहना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आई हैव डन डेंजरस थिंग्स जस्ट फॉर द थ्रिल। मैं अपने जिंदगी में कुछ डेंजरस काम किया हूं सिर्फ थ्रिल के लिए, सिर्फ एडवेंचर के लिए। ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ऐसा ही अलग अलग सवाल 576 सवाल दिया जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है, सवाल नहीं स्टेटमेंट, उसको ट्रू फॉल्स कहना होता है पेशेंट को। और वो जो 576 जो सवाल होता है उसके अंदर क्या होता है, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स ऐसा होता है जो सेम स्टेटमेंट है लेकिन घुमा फिरा कर अलग तरीके से अलग सेंटेंस में स्ट्रक्चर किया गया है। अगर मैं तुम्हें एक सवाल पूछूं तो तुम उस सवाल का आंसर गलत दे सकते हो या फिर तुम फेक कर सकते हो उस सवाल का आंसर। लेकिन मैं 30 अलग अलग सवाल पूछूं और सारे सवाल घुमा फिरा कर उस एक चीज को जानने के लिए पूछ रहा हूं, तुम 2 बार 4 बार फेक कर सकते हो लेकिन हर बार नहीं कर सकते। तो जो 500 प्लस जो सवाल है या फिर जो स्टेटमेंट है उसमें जो ट्रू फॉल्स कहना होता है उसके अंदर क्या होता है, कुछ चीज होता है जो सेम टाइप का है, सिमिलर चीज है, लेकिन अलग अलग जगह पे उसे छुपा दिया गया है उस 500 प्लस स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, जैसे 30 सवाल हो गए सेम टाइप का सवाल, लेकिन तुम जब पढ़ रहे हो उसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि सेम। तुम एक बार फेक कर सकते हो 2 बार, उस 30 में से कितना टाइम तुमने ट्रू चॉइस किया, कितना टाइम फॉल्स चॉइस किया, उसके अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर मेजरमेंट को हम लोग मतलब उस चीज को मेजर कर सकते हैं, उसको एक नंबर दे सकते हैं कि इतना रिलायबिलिटी है, मतलब इतना ये चीज सही है जो ये बंदा कह रहा है, जो पेशेंट कह रहा है। और ऐसे अलग अलग सवाल वो बहुत सारा ट्रू फॉल्स के अंदर हम लोग सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जाके हम लोग उस चीज से मेजर करते हैं क्या जो पेशेंट है उसका पर्सनालिटी कैसा है। ओके, जैसे यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे ए है MMPI 2 टेस्ट का बहुत सारा स्टेटमेंट्स, सॉरी ऐसे देखो, हाँ सॉरी, ये बहुत सारे स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग स्टेटमेंट्स है, हम लोगों को ट्रू फॉल्स कहना होता है। इससे बहुत सारे सवाल है। जैसे यहाँ पर है माई मूड चेंज वेरी सडनली, मतलब मेरा मूड बहुत जल्दी से चेंज होता है कभी कभार, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। फिर एक ऐसा है कि आई समटाइम हेयर और सी थिंग्स
अदर्स डोंट। मैं कभी कभार ऐसा चीज देखता हूँ या फिर सुन लेता हूँ जो दूसरा इंसान सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, नोटिस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स है, ऐसा ऐसा सवाल। तो ये हो गया MMPI टेस्ट, ओके। इसके बाद आता है क्या और एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं कि बिग 5 टेस्ट। नाउ बिग 5 टेस्ट क्या है, ये देखो बिग 5 टेस्ट, ये है ट्रेड थ्योरी के ऊपर बेस्ड एक टेस्ट। यहां पर सारे इंसान को 5 अलग अलग ट्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, जैसा है कि कॉन्शियसनेस, न्यूरोटिसिज्म, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एग्रीएबलनेस और एक्सट्रोवर्शन। ये 5 अलग अलग ट्रेड्स है। तो कोई इंसान के अंदर ये सारे ट्रेड्स थोड़ा कम होगा, किसी के अंदर एवरेज होगा, किसी के अंदर बहुत हाई होगा। तो जिसके अंदर कोई एक ट्रेड्स कम है, कोई दूसरा ट्रेड्स एवरेज है, कोई तीसरा ट्रेड्स हाई है, उसके एक अलग टाइप का पर्सनालिटी है। कोई दूसरे इंसान के अंदर कुछ ट्रेड्स हाई है, कुछ ट्रेड्स एवरेज, कुछ ट्रेड्स जो है वो लो है, तो उसका पर्सनालिटी अलग होगा, ठीक है। तो वो सारे ट्रेड्स हम लोग कैसे डिफाइन करता है, ऐसे यहाँ पर है। इसे हम लोग कहते हैं कि बिग 5 टेस्ट, ओके। तो ये भी एक ट्रेड थ्योरी के ऊपर बेस्ड है और ऑब्जेक्टिव टेस्ट है पर्सनालिटी का। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जैसे ओपननेस है। ओपननेस एक ऐसा क्वालिटी है, फिर उसके बाद है कॉन्शियसनेस, फिर हम लोग देख सकते हैं कि एक्सट्रोवर्शन, फिर हम लोग देख सकते हैं एग्रीएबलनेस, फिर न्यूरोटिसिज्म। 5 अलग अलग ट्रेड्स, ओके। नाउ ओपननेस, अगर किसी इंसान का ओपननेस लो रहा तो उसका मतलब क्या, वो ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। ज्यादा ओपन नहीं है मतलब वो ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, नैरो इंटरेस्ट रहेगा, बहुत सारा अलग अलग टॉपिक, गेम खेलने में इंटरेस्ट है, ट्रैवल करने में इंटरेस्ट है, यूट्यूब पर इंटरेस्ट है, अलग अलग टॉपिक पर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बहुत छोटा चीज में इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। जिसके बारे में उसको पता नहीं रहेगा उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेगा, ठीक है। कुछ चीज चेंज होने में अगर चेंज होता है तो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, उसे अच्छा नहीं लगता। और फिर बहुत ज्यादा कॉन्वेंशनल होता है। जिसका ओपननेस लो होता है वो इस टाइप का होता है। जिसका ओपननेस हाई होता है उसका क्या होता है, वो बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होता है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी उसके अंदर रहता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, बहुत कुछ को एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है अपना जिंदगी में। और कोई भी अगर चैलेंजिंग सिचुएशन आए तो उससे भागता नहीं है, छुपाने की कोशिश नहीं करता, उसे एक्सेप्ट करता है और चैलेंज के ऊपर कुछ काम करने की कोशिश करता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ज्यादा कर सकता है जिसका ओपननेस ज्यादा है। तो किसी का हाई, किसी का लो हो सकता है, किसी का एवरेज भी हो सकता है। दूसरा जो टेंडेंसीज है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जिसके अंदर ज्यादा है वो बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब जिसके अंदर लो है, कॉन्शियसनेस जिसके अंदर लो है वो बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है। कभी कभार कुछ मतलब बहुत जल्दी कर देता है, उसका पता नहीं है वो क्या कर रहा है। उसके बाद बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी सिचुएशन में वो मतलब एडजस्ट कर सकता है। फिर प्रोक्रेस्टिनेट करता है वो बहुत ज्यादा, अनरिलायबल है, बहुत ज्यादा उसको हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, कुछ कह रहा है फिर कुछ नहीं कर रहा है। फिर कोई भी चीज को नेग्लेक्ट करता है, कोई काम को टाल देता है, ठीक है। जिसका कॉन्शियसनेस बहुत हाई है वो बहुत ही डिसिप्लिन होता है, बहुत ही कोई एक काम कर रहा है तो उसके अंदर डिटेल्स में जाएगा। अगर किसका कॉन्शियसनेस हाई है तो क्या करता है, अगर उसे कोई बुक लिखना है तो बुक बहुत ही डिटेल्स में जाके बुक लिखेगा। उसका छोटा छोटा लाइन, उसका जो फुल स्टॉप है, कॉमास है, सारे चीज को एनालिसिस करेगा बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही छोटा छोटा चीज के बारीकी से वो देखने की कोशिश करेगा। बहुत ही ड्यूटीफुल होता है अपना फैमिली या फिर सोसाइटी के ऊपर, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहने की कोशिश करता है, बहुत ही रिलायबल है, हम लोग उसे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया क्या, एक्सट्रोवर्शंस, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इंट्रोवर्टेड या फिर सेल्फ सफिशिएंट होता है। जो एक्सट्रोवर्शन जिसका लो होता है, बहुत ही इंट्रोवर्टेड अपने अंदर रहता है, सेल्फ सफिशिएंट, खुद के साथ खुद खुश रहता है, पैसिव होता है, ज्यादा एक्टिवली कोई काम करने की कोशिश नहीं करता, ठीक है। रिजर्व्ड रहता है, क्वाइट रहता है, थोड़ा बहुत मतलब ज्यादा सिचुएशन में, ज्यादा चीजों में नहीं इन्वॉल्व होता, ठीक है। जिसका एक्सट्रोवर्शंस हाई रहता है वो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा सोशल होता है। अब उसमें पार्टी में जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहा है, फ्रेंड के साथ पिकनिक में जा रहा है, ठीक है। बहुत एंथुसियास्टिक होता है, बहुत ही असर्टिव, बहुत सेंटेंस बोलता है, बहुत ज्यादा एडवेंचरस है। जिसका एग्रीएबलनेस बहुत लो होता है, जो फोर्थ क्वालिटी है बट टेंडेंसी है, वो बहुत ही इंडिपेंडेंट रहता है, किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करता, लोगों के साथ एग्री नहीं कर सकता तो कोऑपरेट नहीं कर सकता। फिर बहुत ज़्यादा ओवर क्रिटिकल हो जाता है, कभी कभार दूसरों के डोमिनेट करने की एक टेंडेंसी उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। कभी कभार विलेन की तरह डिसीजंस लेता है, एंटागोनिस्टिक हो जाता है। एग्रीएबलनेस जिसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग देख सकते हैं एम्पैथेटिक, दूसरे इंसान को समझता है, उसके फीलिंग्स के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकता है, कोऑपरेट कर सकता है, जिसे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं,
वो एग्री कर रहा है, जो बोल रहा है वो बाद में जाके वो ऐसा चीज करने वाला है। गुड नेचर्ड हो सकता है और उसके साथ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ओके, फिर आता है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म जिसको हाई होता है वो क्या होता है, कंपोज होता है, बहुत ही काम इंसान होता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहता है, रेजिलियंट रहता है, और कभी कभार बहुत हाई टेम्पर्ड हो जाता है, जिसके अंदर लो है न्यूरोटिसिज्म। ओके, जिसके अंदर न्यूरोटिसिज्म हाई है वो बहुत क्या अनस्टेबल होता है, बहुत जल्दी से इरिटेट हो जाता है, कुछ तुम कह दो इरिटेट हो गया, एंगर इश्यूज हो गया, ठीक है। फिर सेल्फ कॉन्शियस, बहुत ही वरी करते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, मैं सही तो हूं ना, या फिर ऐसा, ठीक है, न्यूरोटिसिज्म। तो ये हो गया 5 अलग अलग टेंडेंसी। इसके ऊपर हम लोग देखते हैं पेशेंट को या फिर कोई भी इंसान को जब टेस्ट करना होता है तो वो इंसान क्या कर रहा है कि इस 5 टेंडेंसी में कौन सा टेंडेंसी हाई है, कौन सा टेंडेंसी लो है, ऐसे हम लोग उसे मेजर कर सकते हैं, उसे नंबर्स दे सकते हैं, स्कोर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 हो गए ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अब हम लोग आएंगे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, जो हम लोग प्रोजेक्टिव टेस्ट में देख सकते हैं। नाउ प्रोजेक्टिव टेस्ट, 2 टेस्ट के बारे में मैं बात करूंगा, सबसे जो पॉपुलर है, एक है रॉशैक टेस्ट और दूसरा है टेट टेस्ट। रॉशैक टेस्ट क्या है? एक ऐसा टेस्ट है जो एक रॉशैक नाम का एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। ये जो पिक्चर है इसे तुम अच्छी तरीके से देखो, देखने के बाद ये बताओ मुझे कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। मतलब इस पिक्चर के अंदर तुम्हें क्या याद आता है तुम्हारे बारे में या फिर कोई चीज के बारे में, कौन सा चीज तुम देख सकते हो इसके अंदर। ऐसा ही इसे हम लोग कहते हैं इंक बॉल्ट। ऐसा कार्ड, ये जो कार्ड है इसे हम लोग कहते हैं इंक बॉल्ट। ऐसा ही बहुत सारे कार्ड्स दिया जाता है, इंक बॉल्ट कार्ड्स। जैसे टोटल 10 इंक बॉल्ट कार्ड है, यहाँ पे छोटा छोटा पिक्चर से देख सकते हो तुम, 10 अलग अलग इंक बॉल्ट कार्ड है। ये सारे कार्ड्स को पेशेंट को दिखाया जाता है, उसके बाद पेशेंट उसके बारे में कहता है। फिर क्या होता है, जो डॉक्टर है उसे एनालिसिस करने की कोशिश करता है, वो सारे चीज जो पेशेंट ने कहा है इस सारे कार्ड्स को देखकर। कोई इंसान कहता है कि मैं यहाँ पे एक बटरफ्लाई देख सकता हूँ, बैट देख सकता हूँ, या फिर यहाँ पे कोई इंसान भाग रहा है, या फिर मिडनाइट का एक सीन है, या फिर कोई ट्रीज है, कोई भी चीज कह सकते हैं, कुछ भी चीज कह सकते हैं। क्योंकि अगर तुम अच्छी तरीके से देखोगे, देखो तो इसे इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई भी चीज ऑब्जेक्टिवली तुम नहीं कह सकते कि इसके अंदर यही चीज दिखाई दे रहा है, इसका कोई सेंस नहीं है। जब हम लोग इसके बारे में सोचते हैं, थोड़ा बहुत देखेंगे, तो जब कोई डायरेक्टली कोई स्पेसिफिक चीज नहीं कह पाएंगे तो अनकॉन्शियस माइंड से कोई चीज प्रोजेक्ट हो जाएगा इस पिक्चर के ऊपर, और वो चीज हम लोग कहेंगे। ऐसा लगेगा कि यहां पर वो चीज है, ठीक है। और जो चीज हम लोग कहेंगे उसको इंटरप्रेट करने के थ्रू डॉक्टर आपका अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो ट्रॉमास है, जो एंजाइटी, जो भी कॉन्सेप्ट, आइडियाज, जो पजल्स मतलब जो छुपा हुआ है, उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, रॉशैक टेस्ट। ऐसा 10 अलग अलग इंक बॉल्स शो किया जाता है पेशेंट को, फिर वहां से टेस्ट होता है। ओके, और लास्ट हम लोग आते हैं क्या, टेट टेस्ट, जो और भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। टेट टेस्ट में जैसे एक पिक्चर दिखाया जाता है, एक पिक्चर देखिए टेट टेस्ट का। ओके, इस पिक्चर को देखने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2 लड़की है, माँ और उसका बेटी, या फिर कोई काम का इंसान है, घर में काम कर रहा है, और कोई एक मैम है, या फिर दोनों बातें कर रहे हैं, या फिर कोई अपसेट है, या फिर कुछ और ही चीज है। क्या क्या स्टोरी तुम बना सकते हो इस पिक्चर में से? कौन सा स्टोरी तुम्हें याद आ रहा है, ठीक है, अपना लाइफ में से, या फिर कोई भी एक स्टोरी बताओ इस पिक्चर को देखने के बाद। ना इस पिक्चर को देखने के बाद अगर कोई हम लोग को स्टोरी याद आता है तो बहुत ही वेग से स्टोरी है, मतलब कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है इस पिक्चर का। वो जो स्टोरी हम लोग बताएंगे, फिर दूसरा कोई एक कार्ड दिखाया जाएगा टेट टेस्ट में। जैसे ये वाला पिक्चर देखो, बहुत ही पॉपुलर है। 2 इंसान है और कुछ कर रहा है। सारे पिक्चर से ऐसे होते हैं टेट टेस्ट में, ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, शेडी शेडी सा होता है, बहुत ही डार्क सा होता है, ठीक है। हम लोग अगर देखेंगे ध्यान से तो कुछ स्पेसिफिक पता नहीं चल रहा। ये इंसान पेरेंट हो सकता है, ये चाइल्ड हो सकता है, डॉक्टर पेशेंट हो सकता है, ठीक है, ये वाला लड़की या लड़का दोनों हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज स्पेसिफिक नहीं है। तो इसे देखने के बाद पेशेंट जो स्टोरी बनाता है, अगर अलग अलग पिक्चर कार्ड्स देखने के बाद अलग अलग जो भी स्टोरी कह रहा है, सारे स्टोरीज के अंदर कुछ चीज कॉमन्स होंगे, कुछ हिडन पैटर्न होंगे। उसे हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव्स। वो डेरिवेटिव्स को ढूंढ कर निकालना होता है डॉक्टर को। फिर उस डेरिवेटिव से उस पेशेंट का जो लाइफ है उसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रिलेशन होता है। उसे इंटरप्रेट करने के थ्रू, उस डेरिवेटिव्स को हम लोग पेशेंट का जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी छुपा हुआ है उसे कॉन्शियस माइंड पर लाते हैं, और उसका जो डिजीज है या फिर मेंटल जो इलनेस है, जो प्रॉब्लम्स है, उसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके,
तो ऐसे हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। नाउ जैसे एक पेशेंट ऐसा हो सकता है, अब सारे कार्ड्स देखने के बाद ऐसा बोल रहा है कि हर एक स्टोरी में कोई ना कोई इंसान मर रहा है। हर एक स्टोरी में 10 अलग अलग पिक्चर कार्ड सबको दिखाया गया है और हर एक स्टोरी में कोई ना कोई इंसान को डेथ हो रहा है। किसी न किसी को सुसाइड कर रहा है, कोई ना कोई इंसान किसी को मर्डर कर रहा है, या फिर कोई भी चीज से एक्सीडेंटली डेथ हो रहा है। ऐसे इसका मतलब डेथ से रिलेटेड उसके लाइफ में, वायलेंस से रिलेटेड उसके लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रॉमा अनकॉन्शियस माइंड के अंदर है। नाउ डेथ से रिलेटेड कुछ ना कुछ ट्रॉमा हर एक ओवरऑल सारे इंसान के अंदर, लाइफ के अंदर हो सकता है, लेकिन वो एक ट्रॉमा के फॉर्म में अनकॉन्शियस माइंड में सारा इंसान का है, ऐसे हम लोग नहीं कह सकते। ये जो इंटरप्रिटेशन है, जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है, जैसे हम लोग अगर टेट टेस्ट की बात करें तो प्रोजेक्टिव टेस्ट में बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसे इंटरप्रेट करना। इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है डॉक्टर को, बहुत प्रॉपरली ट्रेनिंग लेना पड़ता है और बहुत टाइम से खुद को एडुकेट करना पड़ता है। ये बहुत ही डिफिकल्ट, जैसे कोई एक न्यूरोसर्जन है या फिर कोई हार्ट ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेशन कर रहा है, तो उसमें बहुत ट्रेनिंग लगता है। तो इस साइकोलॉजिकल टेस्ट में उसमें से भी ज़्यादा ट्रेनिंग लगता है, इतना डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर ये, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करता हूँ। इस पिक्चर को देखकर कोई अगर इंसान ऐसा कहा, ऐसा एक स्टोरी बताया कि एक डॉक्टर है, एक पेशेंट को जो उसका डायग्नोसिस कर रहा है नाउ, और एक स्टोरी बनाया कुछ। फिर एक डॉक्टर है जो इस स्टोरी को इंटरप्रेट करेगा कि जो मेरा पेशेंट है वो डॉक्टर से खुद को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। कोई दूसरा इंसान, कोई दूसरा डॉक्टर अगर उसी स्टोरी को, उस पर्टिकुलर पेशेंट को डायग्नोसिस कर रहा है, तो उसको वो आइडेंटिफाई, वो हो सकता है कि वो ऐसे इंटरप्रेट करे कि मेरा पेशेंट, वो खुद को पेशेंट के साथ यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। अगर कोई फादर या फिर सन ऐसा रिलेशन बताता है बहुत सारा इंसान इसे देखकर, तो हो सकता है जो पेशेंट है, कोई इंसान, कोई डॉक्टर ऐसे इंटरप्रेट करे कि वो फादर के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोई इंसान ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो सन के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है। तो कौन सा सही है, कौन सा एक्चुअल है, वो इंटरप्रिटेशन बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो उस डिफिकल्टीज को टैकल करने के लिए जो डॉक्टर है उसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेना पड़ता है, नहीं तो गलत इंटरप्रिटेशन निकलता है। ओके, नाउ अब हम लोग आएंगे इस सारे जो टेस्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया, पर्सनालिटी टेस्ट, इसका लिमिटेशंस क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा है। इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि 4 जो टेस्ट मैंने बताया, बिग 5 टेस्ट, MMPI टेस्ट, टेट टेस्ट और रॉशैक टेस्ट, 4 में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा या फिर इंटरेस्टिंग लगा। ओके, नाउ अब आते हैं हम लोग लिमिटेशंस पर। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में अब दूसरे इंसान का जो फीलिंग्स है, जो कैरेक्टर्स है, उसको आप नंबर्स दे रहे हैं, स्कोर दे रहे हैं, तो वो एक स्ट्रक्चरल सिस्टम है, इसका एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री है, एक मार्जिन है, उसके अंदर ही आपको ऑपरेट करना होगा। आप पर्टिकुलर उस इंसान के बारे में, उसका डीपर माइंड पर क्या है उसको जान नहीं सकते। लेकिन ये सारे टेस्ट का, ऑब्जेक्टिव टेस्ट का एक्यूरेसी बहुत हाई रहता है, रिलायबिलिटी और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी दोनों ही हाई रहता है, ठीक है। लेकिन आप उसका एक्चुअल जो इनर माइंड, जो अनकॉन्शियस माइंड का लेवल पर आप उस इंसान को समझ नहीं पाएंगे। तो इसका एक लिमिटेशन भी है, जब उसे डीपली, बहुत डेप्थ लेवल पर उसको समझ नहीं पाएंगे, उसके पर्सनैलिटी के बारे में जान नहीं पाएंगे। लेकिन इसका एक इसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहेगा। ओके, तो एक लिमिटेशन है, कुछ इसका बेनिफिट्स भी है। तो ये सारे टेस्ट को ज़्यादातर मिलिट्री सिस्टम पर, इंश्योरेंस कंपनीज या फिर बहुत सारा जो जॉब प्रोवाइडर कंपनीज होते हैं, वो सारे इंसान इस टाइप का टेस्ट अप्लाई करते हैं। जब बड़े बड़े कंपनी पर हायरिंग होता है तब इस टाइप के टेस्ट को यूज़ किया जाता है, दूसरे इंसान को उसका मेजर करने के लिए, समझने के लिए। ओके, लेकिन डायग्नोसिस करने के लिए ये सारे टेस्ट इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर इसे यूज़ करता है। दूसरा जो टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में अगर हम लोग आएंगे, तो प्रोजेक्टिव टेस्ट का मतलब बेनिफिट्स तो है, ये बहुत ही यूजफुल है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि इसका रिलायबिलिटी बहुत हाई नहीं है, ठीक है। मतलब ये इतना पर्सनल है, जैसे हमारा पेरेंट्स के साथ रिलेशन है। मेरा मदर मुझको बहुत अच्छी तरीके से समझता है, मुझे जानता है मैं कैसा इंसान हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, ठीक है। दूसरा इंसान ऐसे मुझे नहीं जान सकता। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट पर हम लोग डॉक्टर पेशेंट को उस तरीके से जानने की कोशिश करता है। हस्बैंड वाइफ 40 साल तक, 40 ईयर्स तक साथ में रह रहा है, तो एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लेता है वो। लेकिन डॉक्टर पेशेंट के बारे में इतना कुछ नहीं जान सकता। लेकिन प्रोजेक्टिव टेस्ट में डॉक्टर का काम होता है इस टाइप का इमोशन, इस टाइप को जानने का, ठीक है। तो इसीलिए बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही हार्ड वर्क लगता है, इसको बहुत ही एफर्ट लगता है। आपको बहुत सारे सेशंस लेना पड़ता है, कभी 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इससे ज़्यादा भी हो सकता है वो, ठीक है।
तो इसीलिए जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है बहुत ही डिफिकल्ट है करना, और इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और दूसरा चीज़ है, इसका रिलायबिलिटी बहुत लो है, क्योंकि पूरा चीज़ डिपेंड करता है डॉक्टर का ट्रेनिंग कितना हुआ है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना स्टडी उन्होंने किया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये हो गया दूसरा चीज़। और प्रोजेक्टिव टेस्ट का और एक ड्रॉबैक यही है कि हम लोग यहाँ पर स्कोर नहीं दे सकते, नंबर्स नहीं दे सकते। ये बहुत ही वेग सा चीज़ होता है, नंबर्स से हम लोग एग्जैक्टली मतलब मैथमेटिकली उसे समझ नहीं सकते। लेकिन यही चीज़ इसका और एक बेनिफिट्स भी है, हम लोग उस पर्टिकुलर इंसान से इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं एज ए डॉक्टर, और फिर उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअल जब हम लोग ऐसा प्रोजेक्टिव टेस्ट करते हैं, अगर बहुत सारा सेशन कोई पेशेंट लेता है डॉक्टर से, तो उस पेशेंट का अपने पेरेंट्स के ऊपर जो अनकॉन्शियस एंगर है, पेरेंट्स के ऊपर जो डर बैठा हुआ है अपने माइंड के ऊपर, वो सारी चीज़ प्रोजेक्ट हो जाता है डॉक्टर के ऊपर, ट्रांसफर होता है डॉक्टर के ऊपर। ऐसे लगता है कि अब हमारा एंगर आ गया, पेरेंट्स का जो एंगर है पेरेंट्स के डायरेक्शन में था बचपन में, अभी वो अनकॉन्शियस माइंड पर है पेशेंट को, डॉक्टर के पास गया, बहुत सारा सेशन लिया, तो धीमे धीमे वो एंगर जब उभर कर आता है कॉन्शियस माइंड में, तब ऐसा लगता है कि वो एंगर डॉक्टर के ऊपर हो रहा है, डॉक्टर मुझे हेल्प नहीं कर रहा, ये बहुत सारा पैसा ले रहा है, ये बहुत गलत कर रहा है, ये सारी चीज़ लगता है मुझे। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसफरेंस। कभी कभार वो प्यार भी हो सकता है, अच्छा लगना डॉक्टर को, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभार वो एंग्जाइटी या फिर हेट्रेड भी हो सकता है, डिस्ट्रेस भी हो सकता है, क्योंकि कौन सा इंसान के माइंड के अंदर क्या छुपा हुआ है वो हम लोग नहीं कह सकते। इसे वो चीज़ ट्रांसफर होकर डॉक्टर के ऊपर आ जाता है, तो उस सिचुएशन को मैनेज करना डॉक्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन के थ्रू जाना होता है पेशेंट को भी, और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव टेस्ट और प्रोजेक्टिव टेस्ट के कुछ बेनिफिट्स और कुछ ड्रॉबैक्स। अब हम लोग आते हैं कि जो बेस्ट क्वालिटी टेस्ट। ना जब आप अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन के में फंक्शन कर रहे हो, कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई लॉ फार्म या फिर कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, किसी को जॉब देना है, तब ऑब्जेक्टिव टेस्ट करना ही ज़्यादा सही है। बहुत जल्दी से हो जाता है और इसके लिए ट्रेनिंग लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं लगता। ठीक है, जब आप अगर कोई बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो कोई भी चीज़ में, कोई भी इंसान में, तो उसका बहुत जल्दी से आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको ये स्नो में आंसर देना है, सवाल ट्रू फॉल्स में आंसर देना है, या फिर कुछ क्वेश्चंस में आंसर देना है, ऐसा, और यू आर डन विद दैट। ओके, बहुत जल्दी ही इसका रिजल्ट भी आ जाता है, हम लोग स्कोर से मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को डायग्नोसिस करना है तब जाके प्रॉब्लम होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में वो हेल्प नहीं होता, प्रोजेक्टिव टेस्ट में उसका रिलायबिलिटी बहुत लो होता है। तो डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, दो अलग अलग टाइप का टेस्ट को कॉम्बाइन करते हैं। 2-3 प्रोजेक्टिव टेस्ट रखते हैं, या फिर कोई एक प्रोजेक्टिव टेस्ट और उसके साथ 1 या 2 ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो अगर एक 2-3 अलग अलग टेस्ट, मतलब इन बिटवीन टेस्ट रिलायबिलिटी को हम लोग हाई करने की कोशिश करते हैं। अगर 2 प्रोजेक्टिव टेस्ट ले लिए, 2 ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लिए पेशेंट का, तो क्या हो गया, सारे टेस्ट मिलाकर जो रिलायबिलिटी वो बहुत हाई हो गया। अगर सिर्फ प्रोजेक्टिव टेस्ट करेंगे तो रिलायबिलिटी बहुत लो रहेगा, लेकिन वहाँ पर स्कोप है, यूजफुल है, लेकिन रिलायबिलिटी बहुत लो। अगर सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट करेंगे तो रिलायबिलिटी बहुत हाई रहेगा, लेकिन उसका डेप्थ माइंड में क्या है हम लोग उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। लेकिन 2-3-4 अलग अलग टेस्ट कर लेंगे, सारे टेस्ट का अगर डेटा हम लोग निकालेंगे तो इंटरप्रेट करना और उसका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है डॉक्टर के लिए, क्योंकि उसका रिलायबिलिटी बहुत हाई हो जाता है। तो क्लिनिकल लेवल पर आपको मल्टीपल टेस्ट हमेशा यूज़ करना होगा रिलायबिलिटी को हाई करने के लिए और उस केस को, उस पेशेंट को हेल्प करने के लिए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट को यूज़ कर सकते हो। ओके, और एक लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा वो यही है कि इंटरनेट पर बहुत सारा टेस्ट है, आप बहुत सारे वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, लेकिन ये सारे टेस्ट ज़्यादातर फेक है। ठीक है, ज़्यादातर इंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है, ज़्यादातर सिचुएशन में फेक होता है, या फिर बहुत सारा इंसान पर्सनालिटी टेस्ट का कोर्स कराते हैं। ठीक है, या फिर कहते हैं मैं तुम्हारा मेंटल डिजीज़ को या फिर इलनेस को क्योर कर दूंगा। ये सारे चीज़ में बिलीव मत करना, क्योंकि इसके लिए कितना अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग लगता है। मतलब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सिगमंड फ्रॉइड का ये 2 बुक है मेरे पास, देखो वॉल्यूम 10 और ये हो गया वॉल्यूम 6। ठीक है, दो बुक है। ऐसा बुक है सिगमंड फ्रॉइड का 24 वॉल्यूम्स, उसके बाद जियोंग का 30 वॉल्यूम्स, फिर लैकन का मोर देन 12 वॉल्यूम्स बुक है। अगर ये सारे चीज़ों को पढ़ाई करना पड़ेगा, उसको सारी चीज़ समझना पड़ेगा, कोई एक को तो समझना पड़ेगा फ्रॉइड, जियोंग और लैकन के बीच में से। उसके बाद क्या होगा, उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, 2 साल 3 साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। ठीक है, खुद के ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा, उस सारे डेटा रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो किसी को एक्चुअल में क्लिनिकल लेवल पर टेस्ट कर सकता है। और इंडिया में
ज़्यादातर क्लिनिकल लेवल पर टेस्ट अवेलेबल नहीं है, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में भी ये सारे साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट, इसका ज़्यादा डिग्रीज भी अवेलेबल नहीं है। तो ज़्यादा इंसान इस बारे में पढ़ाई या फिर स्टडी भी नहीं करते, बहुत करते हैं लेकिन बहुत थोड़ा बहुत कम इंसान। तो इंटरनेट पर आप जो देखते हो, जो इंसान कहता है ये सारी चीज़ मैं कर सकता हूँ, आप थोड़ा उसे परख लेना, क्योंकि इसमें जितना ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर एक्चुअल आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उतना ट्रेनिंग कोई इंसान लेना, उसके लिए 4-5 साल, उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। उसके बाद भी वो कैपेबल नहीं हो सकता, मतलब होने का चांस है लेकिन बहुत कम है उसके बाद भी, ठीक है। मिनिमम 7-8 साल अगर ट्रेनिंग लेंगे तो अच्छा है। ओके, तो ये सारे था आज पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर जरूर मुलाकात होगी। अगर आप इतना देर तक ये वीडियो देख रहे हो, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप इतना देर तक देख रहे हो, मतलब आपको अच्छा तो ज़रूर लगा होगा, लेकिन एक कमेंट करके जाना, तो मुझे पता चलेगा कि आप देख रहे हो, मुझे पता चलेगा कि कोई इम्पैक्ट किसी दूसरे इंसान के ऊपर पड़ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लव दिस, यू एंजॉयड दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय।